ओके, मॉडल्स ऑफ सोशल एक्शन। सोशल एक्शन के मॉडल डिस्कस किए थे, कौन कौन से थे? देयर इज द two main model of social action. First one, elitist model social action, and second one, that is popular social action. Okay, इसके अंदर तीन थे, CDD, और ये आपका था LED। L for legislative social action, E for economic sanction, D for direct fiscal model, C for conscientization model, D for dialectical, and D for direct mobilization model. So we have discussed already social action models in the last class, and also we have discussed about the Paulo Freire model and Saul Alinsky model of community organization, जिसको हम conflict confrontation model भी बोलते हैं। ओके, अभी हम बात करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्शन। वन सेकेंड। गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्शन जो कि ब्रूडो के द्वारा दिए गए थे 1984 में, कौन कौन से हैं? ब्रूडो के में 1984 he bring out some following principle of social action which is basically based on the Gandhian principle. So anybody, अगर आपने रिवाइज किया होगा आज की क्लास के लिए तो कौन कौन से हैं बताइए। एनीबडी? 12 पार्टिसिपेंट यहाँ पर है क्लास में और किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेटिव लेजिटिमाइजेशन। ओके, नेक्स्ट। ओके, पहले लिख देते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमाइजेशन, ड्रामेटाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ, ओके, ड्रामेटाइजेशन। नेक्स्ट, डुअल अप्रोच, और बताइए। क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग। ओके, प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट, मल्टीपल स्ट्रैटेजी, मल्टीपल स्ट्रैटेजी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, लास्ट वन, और एनीबडी? लेट मी चेक कौन कौन है क्लास में, आंसर नहीं आते हैं सबका। मैनीफोल्ड प्रोग्राम। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ मैनीफोल्ड प्रोग्राम, CLD 2M2। तो ऐसे याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक। मैनीफोल्ड प्रोग्राम करेक्ट है। यहाँ पर किसके द्वारा? हिमानी मिश्रा के द्वारा एक शॉर्ट ट्रिक भेजा गया है, CLD 2M2। ओके, C for credibility building, L for legislative, D for dramatization, double D है तो dual approaches, M for multiple strategy, and M for manifold programs. ओके, तो इसको ऐसे सर क्लियर साउंड नहीं आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है गाइस? वॉइस क्लियर आ रहा है क्या? यस सर। क्लियर है? ओके ओके, एक एक करके सभी के सभी जो प्रिंसिपल है यहाँ पर देख लेते हैं, ब्रूटो के द्वारा दिए गए थे। प्रिंसिपल बेसिकली गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित है। गांधीयन नॉन वायलेंस वाज नॉट द weapon ऑफ वीक एंड कवर्डली, इट वाज स्पीन फॉर द फियरलेस एंड ब्रेव। करेक्ट लिखा है फातिमा अंजुम ने, एंड आई थिंक नेटवर्क इशू हो सकता है। बिल्कुल, अब एक एक करके सभी प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ
क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग। इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? बाय सेटिंग एग्जाम्पल। बिल्कुल। और क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग का मतलब होता है काइंड ऑफ एक इमेज डेवलप करना, एक बेहतर इमेज बनाना कम्युनिटी के अंदर और सिस्टम के अगेंस्ट भी कहीं ना कहीं, जिसके अगेंस्ट में हम लड़ रहे हैं, जो हमारा अपोनेंट है। ओके। उसके उसके नज़र में भी एक अच्छी इमेज बनाना कि जो सोशल मूवमेंट है या जो भी एक्शन, सोशल एक्शन है, वो काइंड ऑफ वैधानिक है, लेजिटिमाइड है, कोई गलत तरीके से नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार से एक सही इमेज प्रदर्शित करना पब्लिक के सामने, सिस्टम के सामने, जिसके अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं, अपने अपोनेंट के अगेंस्ट में शांति से सोशल मूवमेंट करना। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि बेहतर तरीके से बेहतर पब्लिक इमेज क्रिएट करना ऑफ लीडरशिप। ओके। जो गांधीयन प्रिंसिपल था, जैसे गांधी जी का ऐसा मानना था कि वो जो टॉक भी करते थे साथ साथ ब्रिटिशर से, और आंदोलन सत्याग्रह भी करते थे। तो एक उनकी जो इमेज थी, बेहतर इमेज उनकी जो है पब्लिक इमेज बेहतर क्रिएट होकर आई, ताकि जो अपोनेंट हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो भी उनकी बात सुनते थे और पब्लिक उनकी बात सुनती ही थी। राइट। तो क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग करना एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्शन। ओके। जो कि बेस्ड था नॉन वायलेंस पर। ओके। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? लोगों को इनडायरेक्टली अपनी तरफ करने पर मजबूर करना। मजबूर नहीं करना, लोग अपने आप जो है कन्विंस होकर के आते हैं। राइट। दे अंडरस्टैंड कि जो लीडर है वो अच्छा काम कर रहा है, जो सोशल मूवमेंट चला जा रहा है, जिसको जो कि उसको लीड कर रहा है, वो बेहतर तरीके से पब्लिक के लिए काम कर रहा है, पब्लिक की जो इश्यू है उसको लेकर के वो जो है आंदोलन चलाया जा रहा है। और जो अपोनेंट है वो भी कहीं ना कहीं जो उससे उसको प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज उसको पता है कि ये तरीका जो है वो सही तरीका है, एक नॉन वायलेंस तरीके से मूवमेंट चलाया जा रहा है, आंदोलन चलाया जा रहा है। तो काइंड ऑफ एक अच्छा पब्लिक इमेज बन के आता है लीडर का, लीगल एंड मोरल ग्राउंड पर वर्क करता है। प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? मोरली राइट ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल, जो भी मूवमेंट चलाया जा रहा है, पब्लिक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का वायलेंस होने वाला है, या उसमें जो अदर स्टेक होल्डर है उनको उसका बेनिफिट होने वाला है, पब्लिक को नहीं होगा, या केवल जो लीडर है उनको इसका बेनिफिट होगा। मतलब जो टारगेट ग्रुप है उसको भी कन्विंस करना, और जो पब्लिक है, ओके, उसको भी लगना चाहिए। और जो टारगेट ग्रुप मतलब जो जैसे गवर्नमेंट है, स्टेट है, उस टाइम पर तो ब्रिटिशर्स थे गांधी जी के टाइम पे, तो जो स्टेट थी, सिस्टम था, उसको भी लगना चाहिए कि जो तरीका है या जिसके जो ऑब्जेक्टिव है इस मूवमेंट के, सोशल मूवमेंट के, वो सही है, मोरली करेक्ट है, राइट है, अपने तरीके से, सही तरीके से उसको चलाया जा रहा है। तो लेजिटिमाइट का मतलब होता है एक वैधानिक तरीके से, एक सही तरीके से। राइट। किसी प्रकार का वायलेंस नहीं होना। जितने भी गांधी की जो मूवमेंट चलाए गए उसमें वायलेंस बहुत बहुत कम था, क्योंकि शांति से बैठ करके उनके द्वारा सत्याग्रह किया जाता था। इसी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो भी किसी प्रकार से लाठीचार्ज नहीं करते थे, उनकी जो सोशल मूवमेंट जितनी भीड़ आती थी, पब्लिक रहती थी। ओके। एंड ही आल्सो फील द सर्व धर्म बाय रिवोल्टिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिशर्स। ओके। मोरालिटी राइट ऑब्जेक्टिव करेक्ट लिखा है, लीगली करेक्ट है। और एनीबडी? देखिए सभी लोग कुछ ना कुछ आप चैट बॉक्स में लिखा करिए, इससे आपको भी याद रहेगा जो कुछ आप लिखेंगे। राइट। और सब लोग पढ़ेंगे उसको। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ड्रामेटाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ड्रामेटाइजेशन, स्ट्रीट प्ले, स्लोगन, स्ट्रीट। ओके। स्लोगन के माध्यम से, स्ट्रीट प्ले के माध्यम से इमोशनल स्पीच देना, अपील करना। केवल दो ही तीन स्टूडेंट के जो है कमेंट आते हैं इसमें चैट बॉक्स में, और बाकी सभी लोग कोई आंसर नहीं देता। प्लीज सब लोग आंसर दीजिए। नाटकीय रूप में रोल प्ले करना। ओके। प्रिंसिपल ऑफ डीमेटाइज का मतलब होता है कि जो लीडर होता है सोशल मूवमेंट का, वो एक डिफरेंट तरीके से लोगों को जो मोबिलाइज करता है। ओके।
एक बेहतर तरीके से स्पीच देना, एक इमोशनल स्पीच देना, ताकि लोग जो है भावुक होकर लोग उस मूवमेंट से जुड़े, उसमें साथ में आए। इमोशनल स्पीच आपने देखा होगा, बहुत सारे लीडर होते हैं, बहुत अच्छी स्पीच देते हैं। ओके, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं और काइंड ऑफ इतने अच्छे तरीके से बात रखते हैं कि लोग जो है उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं या उनसे जुड़ जाते हैं। ओके, तो करिज्मेटिक लीडर ऐसे होते हैं जो अच्छा बोलते हैं या इमोशनल स्पीच देते हैं, इस प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स जो है देते हैं, ताकि उसके माध्यम से लोग जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं और जो है कहीं ना कहीं सोशल मूवमेंट आगे बढ़ता है। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्रामेटाइजेशन का मतलब होता है कि एक लीडर के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से जो है स्पीच देना, सेंसेशनल न्यूज डेवलप करना, इस प्रकार से कई तरीके से हो सकता है, स्लोगन के माध्यम से, बहुत टेक्निक्स जैसे कि यहाँ पर लिखी है बहुत सारे लोगों ने। ओके, जो अच्छा वक्ता होता है, जो अच्छा स्पीकर होता है, वो इजिली तरीके से लोगों को कनेक्ट कर लेता है, जोड़ लेता है। ओके, जैसे कि बहुत सारे जो प्रचलित स्लोगन हुए, भारत भारत छोड़ आंदोलन। ओके, और जल ही जीवन है, से नो टू ड्रग, HIV एड्स, या जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ओके, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार के जितने भी स्लोगन थे, ये काफी ऐसे स्लोगन थे जिससे लोग कनेक्ट हुए, जुड़े। राइट, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्रामेटाइजेशन। ओके, जिसके माध्यम से हम मास मोबिलाइजेशन कर पाए लोगों का। लाइक पोएम बाय द प्रेमचंद, बिल्कुल पोएम के माध्यम से, किसी भी तरीके से स्लोगन के माध्यम से। ओके, जिससे लोग जुड़े, कनेक्ट हो उस मूवमेंट से। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल स्ट्रेटजी। इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीपल स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लाइक मल्टीपल स्ट्रेटजी। मल्टीपल स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि कई तरीके से, एक तो जैसे कि अभी मैंने बात किया कि मास मोबिलाइजेशन कैसे होगा, एक बेहतर अच्छी स्पीच के माध्यम से लोगों को कनेक्ट करना, जोड़ना, लोग आएंगे, अच्छे स्लोगन्स का यूज करना, राइट, स्ट्रीट प्ले करके, पिक्चर दिखा करके, किसी प्रकार से। तो मल्टीपल स्ट्रेटजी यही होता है कि हम लोगों को एजुकेट करेंगे, बताएंगे, उनको अवेयर करेंगे, ओके, किसी मुद्दे के बारे में। ओके, इसके अलावा एक तो होता है कि पब्लिक का सपोर्ट लेते हैं, ताकि पब्लिक साथ में जुड़े, चाहे उनको हम एजुकेट करके, चाहे उनको अवेयर करके, बता करके, या परसुएट करके। परसुएशन का मतलब होता है कि कहीं वो कंडीशन, जैसे कि महात्मा गांधी ने बोला था, करो या मरो कर, जो नारा दिया गया था उस टाइम पे। तो इस प्रकार की स्थिति डेवलप करके पब्लिक में, कि पब्लिक की लगे कि यार ये जो इशू है, जो मुद्दा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है, एजुकेट करके, फैसिलिटेट करके, बता करके, कॉन्स्टेंटली। ओके, इसके अलावा जो अपोनेंट है, जो सिस्टम है, उससे भी बात करना, उससे भी डायलॉग करना। ओके, तो ये मल्टीपल स्ट्रैटेजी होती है जिसके माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है पब्लिक को सोशल मूवमेंट के अंदर। पावर स्ट्रैटेजी, बिल्कुल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डुअल अप्रोच। डुअल अप्रोच और जो मल्टीपल स्ट्रैटेजी है, लगभग एक ही जैसी है, थोड़ा बहुत। जैसे कि डुअल अप्रोच का मतलब होता है कि एक तो इसमें जैसे कि पब्लिक के साथ जुड़ना, पब्लिक के साथ मूवमेंट चलाना, जैसे कि गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह चलाया जाता था। ओके, साथ ही साथ जो अपोनेंट है, जो ब्रिटिशर्स थे, ओके, उनके साथ डायलॉग करना, डिस्कस करना, जैसे कि राउंड टेबल टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उसको अटेंड किया था ब्रिटेन में जाकर के। तो इस प्रकार से दोनों साइड से, एक पब्लिक का साथ लेना, पब्लिक के लिए जो आंदोलन उसको करना, साथ ही साथ जो अपोनेंट है उनसे बात करना, टॉक करना, टेबल पर बैठना, डिस्कस करना, ये मल्टीपल स्ट्रेटजी आती है, जिसको हम बोलते हैं डुअल अप्रोच। सेल्फ हेल्प बेसिस विदाउट इन्वॉल्विंग द अपोनेंट, पावर स्ट्रेटजी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल स्ट्रेटजी एंड प्रिंसिपल ऑफ डुअल अप्रोच। मल्टीपल स्ट्रेटजी में बहुत सारी स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों को जुड़ने के लिए सोशल एक्शन में, मूवमेंट के अंदर। बहुत भाई कई प्रकार की स्ट्रेटजी हो सकती है, राइट। और डुअल अप्रोच का मतलब होता है कि यहाँ पर जो अपोनेंट है उससे भी कनेक्ट होना, और जो पब्लिक है उससे भी, उसके साथ जो है आंदोलन करना। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनीफोल्ड प्रोग्राम्स। इसका मतलब क्या होता है? गिविंग सम सर्विसेज। ओके, किस प्रकार की सर्विस देते हैं पब्लिक को, ताकि पब्लिक जो है मोबिलाइज हो, पब्लिक जुड़े मूवमेंट के साथ। वैरायटी ऑफ प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है, गिविंग सम सर्विसेज थ्रू दी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स।
ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैनीफोल्ड प्रोग्राम्स, जैसे किसी भी इशू को लेकर के उस पर काम करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटर कंजर्वेशन, एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ था उसमें वाटर कंजर्वेशन का, वाटर हार्वेस्टिंग का। तो इससे कई मुद्दे जुड़े होते हैं। अगर हम इसको देखें वाटर कंजर्वेशन को, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसको लिया गया था, इस इशू को, वाटर कंजर्वेशन को। और इसमें हम देखेंगे मैनीफोल्ड प्रोग्राम कैसे हम इसको समझ सकते हैं, किस प्रकार से वैरायटी ऑफ जो प्रोग्राम्स होते हैं वो जुड़े होते हैं। ओके, जैसे पहला तो अगर बात करें जो विलेजर्स हैं या गांव वाले या शहर वाले, कहीं पर भी जहाँ पर पानी की कमी होती है, ओके, तो वहाँ पर पानी पानी की अगर व्यवस्था की जाती है तो ऑफकोर्स वहाँ पर जो लोग हैं, ओके, उनको बेनिफिट होगा। महिलाओं को बहुत दूर तक पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा, स्पेशली विलेज में बहुत दूर जाना जाना पड़ता है, या जैसे नदी है, तालाब है आसपास उसके, काफी लंबे दूर तक। तो ये पानी की उनको हेल्प मिल सकती है। दूसरा है कि आसपास जो है पानी की व्यवस्था रहेगी तो एग्रीकल्चर के लिए इसका बेनिफिट है। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, उसके लिए इसका बेनिफिट है, बेहतर तरीके से पानी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये दूसरा इसका बेनिफिट है, हो गया। तीसरा है कि जो इस प्रकार से कन्फ्लिक्ट होता है वाटर को लेकर, डिफरेंट स्टेट के अंदर इंटर स्टेट डिस्प्यूट होता है, राइट, स्टेट के अंदर होता है, तो इस प्रकार के जो डिस्प्यूट हैं वो भी बच जाएंगे। तो कई प्रकार से एक इशू को लेकर के हम जो है कई बेनिफिट उसका हम उठा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मैनीफोल्ड प्रोग्राम्स। ओके, बाय डेवलपिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे हम मास मोबिलाइजेशन कर पाएंगे वन पर्टिकुलर इशू। ये सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल प्रोग्राम के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एक इशू था जो जो था वाटर कंजर्वेशन का, उसके माध्यम से अगर उसको हम देखेंगे एज ए कंपोजिट ऑफ मल्टीपल मैनीफोल्ड मैनीफोल्ड प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल वर्क एज ए मेथड ऑफ सोशल वर्क। यहाँ पर कुछ सिद्दीकी के द्वारा कुछ स्टेज जो है दी गई थी, यूज की गई थी सर्वोदय स्कीम, उसका सर्वोदय स्ट्रेटजी का। जो सर्वोदय एक्शन प्लान के माध्यम से, एक्शन सोशल एक्शन के माध्यम से आया है। सर्वोदय का मतलब क्या होता है? एनीबडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वोदय? सर्वोदय बेसिकली विच इज इंस्पायर बाय द गांधीयन फिलोसफी, फिलोसफी ओवरऑल डेवलपमेंट। सर्वोदय का मतलब होता है, और एनीबडी? वेलफेयर ऑफ द ऑल, बिल्कुल। गांधी जी की जो अप्रोच थी कि नॉन वायलेंट तरीके से हम किस प्रकार से सोसाइटी के अंदर बदलाव कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ इसका मतलब होता है सर्वोदय, सर्व प्लस उदय, सबका, सर्व का मतलब सबका, उदय मतलब होता है अपलिफ्टमेंट। ओके, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल पीपल। ओके, इसको ऐसे समझ सकते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वोदय, सर्व प्लस उदय। इसका मतलब होता है ऑल, इसका मतलब होता है अपलिफ्टमेंट। ओके, एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोसाइटी के अंदर बदलाव करना, चेंज करना, बेहतरी लाना। ओके, तो यहाँ पर कुछ स्टेज दी गई थी सिद्दीकी के द्वारा, सर्वोदय मॉडल आधारित थी। कौन कौन सी स्टेजेस हैं, यानी बड़ी कौन कौन सी है? ओवरऑल डेवलपमेंट, फिर गलत होगा ना सर? ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब, डेवलपमेंट बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं है। अपलिफ्टमेंट का मतलब ही क्या होता है कि विकास करना, वेलफेयर करना। ओके, लोगों के भले भलाई के लिए काम करना, तो वो भी ठीक है। रिलीफ प्रोवाइड कराना इमरजेंसी में, इस प्रकार से। सर्वोदय मॉडल की कौन कौन सी यहाँ पर स्टेज दी गई है सिद्दीकी के द्वारा? ही मेंशन द स्टेजेस व्हिच इज यूज्ड इन सर्वोदय स्ट्रैटेजी, जो कि बेस्ड थी ऑन द इंस्पायर बाय द गांधीयन फिलॉसफी। परिचय, परिचय, देन सहवास, सेवा, प्रतिकार, संस्कार, संरचना, संरचना, ओके, संरचना है, सहवास। ओके, इसका किसी ने कोई शॉर्ट ट्रैक बनाया हुआ है तो बताइए। पहला है प्रचार। प्रचार का मतलब होता है पब्लिसिटी करना। प्रोपोगंडा का मतलब होता है प्रचार प्रसार। ओके, पब्लिसिटी करना किसी भी इशू को लेकर के, कोई भी आप इशू ले सकते हैं। ओके, दूसरा है परिचय।
परिचय का मतलब होता है इशू को लेकर के इंट्रोडक्शन करना सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, जहाँ पर भी कोई इशू को लेकर के लोग पब्लिक सोशल वर्कर जाते हैं। ओके, कोई भी आंदोलन चलाना है किसी इशू को लेकर के, जैसे कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, एजुकेशन की बात करें, गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के, तो स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर शिक्षा नहीं दी जाती है, तो उसको लेकर के अगर कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाना है, पब्लिक में जाना है, तो इस मॉडल का हम यूज कर सकते हैं। प्रचार प्रसार मतलब होता है पब्लिसिटी करना, प्रोपेगेंडा, प्रचार प्रसार करना इसको लेकर के। ओके, अब इस ये जो मुद्दा है गर्ल एजुकेशन का, ओके, पब्लिक में जा करके स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जाकर उसके बारे में बताना, इंट्रोडक्शन, उसको बोलते हैं परिचय, कि बेसिकली क्या पर्पस है, इसलिए जो है लोग आया है अवेयर करने के लिए, बताने के लिए, तो उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। प्रचार, परिचय। तीसरा है अध्ययन। अध्ययन का मतलब होता है रिसर्च करना। अब जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पहले वहाँ के माहौल को समझना, वहाँ का कैसा कल्चर है, उनके लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी है, क्या सोच है उनकी, किस तरीके से रहते हैं, उनके सोचने समझने का क्या तरीका है, कौन कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, किस प्रकार का माइंडसेट है, क्या आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, सभी चीज़ों को जानना। राइट। उसके बाद है पीसीएस आसपास, यस उसको मैंने बताया हुआ था। शाहबाज, शाहबाज का मतलब होता है एसोसिएशन, लोगों से कनेक्ट होना, और स्पेशली कहीं पर जाएंगे तो वहाँ के जो प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, उनसे जुड़ना, लोगों से, कम्युनिटी लोगों से मिलना, जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, राइट, इनका पावर होती है, प्रेशर है जिसको प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, उनसे इंटरेक्ट होना, उनसे मिलना। नेक्स्ट है सर्विस, सेवा देना। ओके, लोगों की मदद करना, हेल्प करना, कहीं ना कहीं तभी हम जुड़ पाएंगे। नेक्स्ट होता है प्रतिकार। प्रतिकार होता है पब्लिक की साइड से, क्योंकि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती सोसाइटी में, अगर उसको लेकर के हम आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रतिकार या रेजिस्टेंस होता ही होता है। अगर कहीं पर गर्ल्स एजुकेशन पर ज्यादा फोकस नहीं किया दिया जाता है और हम जाकर के उसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे, तो हो सकता है बहुत सारे लोग, सोसाइटी के लोग उसका प्रतिकार करेंगे। जैसे पहले हमारे समाज के अंदर जो सोशल इवल थे, सामाजिक कुरीतियां थी, तो उसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है उसका सपोर्ट करते थे कि नहीं उस चीज को होना चाहिए, कुछ लोग उसके विरोध में थे, तो प्रतिकार होना जरूरी है, रेजिस्टेंस होता ही होता है सोसाइटी के अंदर। ओके, नेक्स्ट है इसमें संरचना। संरचना का मतलब होता है कि एक एक्शन प्लान तैयार करना। ओके, एक कंस्ट्रक्टिव वर्क तैयार करना, कम्युनिटी सर्विस या बोल सकते हैं कम्युनिटी के रूप में, और बड़े स्केल पर क्या क्या करना है, वो प्लान ऑफ एक्शन जो ऑलरेडी मैंने बताया कई बार। ओके, वर्किंग ऑन दी प्लान ऑफ एक्शन, क्या क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या क्या रिसोर्सेस होंगे, किस प्रकार से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये सभी चीजें। ओके, नेक्स्ट है इसमें बिल्डिंग द क्लाइमेट ऑफ चेंज। ओके, बदलाव का माहौल क्रिएट करना, ताकि जो बदलाव या जो चेंजेज हो सकते हैं वो पॉसिबल हो पाए, इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार का क्लाइमेट डेवलप करना। तो ये आपके कुछ यहाँ पर स्टेजेस हैं, सर्वोदय मॉडल पर आधारित हैं, सिद्दीकी के द्वारा दिए गए थे। सर, बिल्डिंग द क्लाइमेट चेंज का एट है या ट्रांसलेशन है किसी स्टेप का? बिल्डिंग द क्लाइमेट चेंज, 3 4 5 6 7, I think this is the part of this stage na, building the climate change, building the change of climate. यहाँ पर कुछ मिस्टेक लिखा है क्या? इज गिवन लास्ट स्टेज ही, हिमानी जी, इज गिवन स्टेज, आई थिंक सही है। सती प्रथा को एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिल्कुल उसको, जो जिस प्रकार से रेजिस्टेंस हुआ उसका भी, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग उस टाइम पर उसको सपोर्ट करते थे, राइट। तो रेजिस्टेंस होना जरूरी है, ऑब्वियस होता ही होता है। संरचना बनाना, प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना, बिल्डिंग, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना ताकि बदलाव पॉसिबल हो पाए। ओके, यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक किसी को, कोई बताइए। चाइल्ड मैरिज के से लेना अभी भी रेजिस्टेंस है, बिल्कुल। जितनी भी सामाजिक कुरीतियां होती हैं, सोशल इवल्स होते हैं, तो वो कहाँ से अराइज होते हैं? सोसाइटी का ही हिस्सा होते हैं ना। अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, इसका मतलब क्या है कि लोग उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो 1% करें, 2% करें, 10% करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, इसका मतलब है कि लोग उसको फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, राइट। तो उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस होना ही होना है जब भी उसको बदलने की बात की जाएगी, राइट। नेक्स्ट है आइडियोलॉजी। इसको बस समझ लीजिए कि आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाकी तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं विचारधारा। जनरली हम बात करते हैं आइडियोलॉजी की, तो जनरली उसको एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हम देखते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी?
एनीबॉडी? क्लस्टर ऑफ आइडिया बिल्कुल करेक्ट है। बिलीव, ओके। सेट ऑफ ओपिनियन, ये भी करेक्ट है। किसी चीज के बारे में सोचना, ओके। सिस्टम ऑफ आइडिया एंड आइडियल्स, ओके। कोई एग्जांपल लेकर कोई बताइएगा, एक कौन सी आइडियोलॉजी हो सकती है? एक माइंडसेट, फिर प्रपोज्ड आउटकम, बॉडी ऑफ आइडियाज कंसर्निंग लाइफ, इकोनॉमिक सोच, फिलोसफी, ओके। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा। विचारधारा का मतलब सिंपल यही है कि एक सेट ऑफ ओपिनियंस होते हैं, ओके। सेट ऑफ ओपिनियंस होते हैं जो बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उस चीज को फॉलो करते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो, दैट इज नॉट कंसर्न। यहाँ पर सेट ऑफ ओपिनियन की बात की जाती है कि जो है एक आइडियोलॉजी उसको बोला जाता है जहाँ पर लोग एक बिलीफ सिस्टम होता है किसी चीज को लेकर के, ओके। बिलीफ सिस्टम का मतलब होता है कि सेट ऑफ आइडिया होंगे, सेट ऑफ बिलीफ होंगे, ओपिनियंस होंगे, लोग उसको फॉलो करेंगे, और यही माना जाता है कि ये जो तरीका है ये बेस्ट तरीका है, सही है, उसको हम आइडियोलॉजी बोलते हैं, विचारधारा बोलते हैं। तो पॉलिटिकल जनरली हम उसको कंसिडर करते हैं पॉलिटिकल बिलीफ से, ओके। जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी, मार्क्सिज्म थ्योरी, राइट, ओके, वो भी एक आइडियोलॉजी है, ओके। मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी है, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है, चाइना फॉलो करता है, राइट। कैपिटलिज्म जो वेस्टर्न वर्ल्ड फॉलो करता है, अब स्पेशली इंडिया में भी आ गया है, तो ये भी एक आइडियोलॉजी है, राइट। सोशलिज्म, ये भी एक आइडियोलॉजी है, जहाँ पर एक सेट ऑफ बिलीफ, सेट ऑफ बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ बिलीफ, लोग उसको फॉलो करते हैं, ओपिनियंस को फॉलो करते हैं कि ये जो तरीका है दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग लाइफ, और बोल सकते हैं उसको फॉलो करना, उसी के तरीके से रहना, उस तरीके को फॉलो करना, राइट। किसी चीज को एक्सप्लेन करने का तरीका, उसको हम बोलते हैं आइडियोलॉजी। वो कल्चर का हिस्सा होता है, हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा होता है, हमारे वे ऑफ लाइफ का हिस्सा होता है, ओके। एंड ऑल्सो यू कैन टेक द बेस्ट एग्जाम्पल इन इंडिया, जैसे कि आरएसएस है। सो दिस इज ऑल्सो आइडियोलॉजी, या अदर पॉलिटिकल पार्टी है, किसी भी किसी न किसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो ये सभी की सभी आइडियोलॉजी होती है, जिनको सेट ऑफ बिलीफ, सेट ऑफ बोल सकते हैं कि रूल्स को हम फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उसको, और उसके हिसाब से लाइफ को भी जीते हैं कहीं ना कहीं, ओके। सो दीज आर द काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल मूवमेंट की। सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट का मतलब क्या, वो हम लोग डिस्कस किए थे अभी, सोशल एक्शन। जो जैसे सोशल एक्शन होता है उसका मतलब ही सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट का मतलब काइंड ऑफ सोशल टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप एक्शन, okay. So what is the meaning of social movement? Anybody? Action lead to the movement, बिल्कुल करेक्ट। सोशल मूवमेंट डू नॉट हैव टू बी फॉर्मली ऑर्गेनाइज। ये फॉर्मल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये नहीं बोला जा सकता है। सोशल मूवमेंट किसी प्रकार का हो सकता है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई जैसे कि एक यूनियन है, एक एसोसिएशन है, उसके द्वारा अगर मूवमेंट किया जाएगा तो वो तो फॉर्मल ही होगा ना, फॉर्मल होगा, राइट। उसमें सभी लोग नहीं जुड़ सकते, उसमें वही लोग जुड़ेंगे जो ऑलरेडी उसका हिस्सा है, कोई एसोसिएशन है, कोई काउंसिल है, कोई क्लब है, उसके द्वारा मूवमेंट चला जाएगा तो वो ऑफकोर्स फॉर्मल होगा, ओके। लेकिन एक पब्लिक के द्वारा, एक भीड़ के द्वारा, एक मास ऑर्गेनाइजेशन होता है, मूवमेंट होता है, वो एक इनफॉर्मल होता है, ओके। जैसे कि अभी किसान आंदोलन था तो वो एक इनफॉर्मल था, ओके। बैंक कर्मचारियों के द्वारा कोई मूवमेंट चला जाएगा या फिर लेबर यूनियन के द्वारा, तो वो एक फॉर्मल होगा, क्योंकि उसमें सब लोग नहीं जुड़ सकते, जो लोग उससे कंसर्न करते हैं वही लोग उससे जुड़ सकते हैं, okay. Social movement leads to the big changes of particular goal, collective enterprise to establish the new life। एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, सोशल मूवमेंट का मतलब होता है कलेक्टिव एफर्ट, जहाँ पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिल करके ऑर्गेनाइज होते हैं और सोशल मूवमेंट करते हैं कुछ बदलाव के लिए, कुछ चेंज करने के लिए,
Multiple allies may work separately for common cause and still we consider a social movement. बिल्कुल correct है. People who are interacting a group for shares same interest for the social change. बिल्कुल correct है. ओके. तो पहली बार सोशल मूवमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ये तो डेफिनेशन हो गई है, इसके बारे में जान लिया आपने कि सोशल मूवमेंट होता क्या है. एक कलेक्टिव एफर्ट होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा कोई बदलाव करने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए, उसको हम सोशल मूवमेंट बोल सकते हैं. ओके. सोशल मूवमेंट इज अ काइंड ऑफ टाइप ऑफ सोशल एक्शन. ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है. सो दिस ओरिजिन ऑफ द सोशल मूवमेंट, इसको इन्वेंट किया गया था 1848 में. ओके. इसके द्वारा एक जर्मन सोशलिस्ट थे, इनका नाम था लॉरेंज वन स्टेन. ओके. इनके द्वारा फर्स्ट इस टर्म को, सोशल मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था इसको लिए डिस्कशन में. ओके. कितने प्रकार का मूवमेंट हो सकता है अगर हम बात करें नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट, किस किस डोमेन में हम जो है एक सोशल मूवमेंट को हम देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं. पॉलिटिकल बिल्कुल करेक्ट है, जो कि हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, हर जगह देखते हैं, पॉलिटिकल स्फीयर में देख सकते हैं. ओके. वर्क प्लेस का मतलब होता है कि आप जो लेबर यूनियन है, वर्कर्स होते हैं, वो ये मूवमेंट चलाते हैं. तो वर्क प्लेस पर जहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, वहाँ पर भी किसी प्रकार का मूवमेंट चल सकता है. एनवायरमेंट को लेकर के बहुत सारे मूवमेंट चलाए जाते हैं, क्लाइमेट को लेकर के, तो इस प्रकार से एनवायरमेंटल मूवमेंट हो सकता है. इशू ऑफ द पीस, बिल्कुल सोशल इविल्स, सोसाइटी को ले, सोसाइटी में जो इशू होते हैं उनको लेकर के, तो कई प्रकार से, मतलब इनका जो एस्पेक्ट होता है, जो डोमेन होता है मूवमेंट का, कई प्रकार से हो सकता है. ओके. सो व्हाट आर द फीचर ऑफ सोशल मूवमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है. फीचर का मतलब एग्जाम में डायरेक्ट फीचर नहीं आएगा, लेकिन वहां से आ सकता है क्वेश्चन. ओके. कि मूवमेंट किस प्रकार का होता है. सो सोशल मूवमेंट इज अ काइंड ऑफ एफर्ट बाय द ग्रुप, जहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होते हैं. ओके. उनके द्वारा एक्शन लिया जाता है, वो सोशल मूवमेंट कहलाता है. ये ऑर्गेनाइज भी हो सकता है और अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है. ऑर्गेनाइज का मतलब ज्यादा फॉर्मल होगा थोड़ा सा, और अनऑर्गेनाइज जो ऑफकोर्स इनफॉर्मल होगा. ओके. ये पीसफुल भी हो सकता है और वायलेंट भी हो सकता है. ज्यादा फॉर्मल होगा, ऑर्गेनाइज होगा, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा पीसफुल होगा. और जहां पर लोग इजीली तरीके से जा सकते हैं, आ सकते हैं, मूवमेंट के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा वायलेंट हो सकता है, क्योंकि वहां पर किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है. राइट. तो पीसफुल नहीं होगा, वायलेंट हो सकता है. और इसकी जो लाइफ होती है, कितने लंबे समय तक जो है मूवमेंट चल सकता है, फिक्स नहीं होता है. राइट. कोई मूवमेंट लंबे समय तक चलता ही रहता है, 2 2 3 3 साल तक, 5 5 साल तक. कुछ जल्दी खत्म हो जाते हैं, या तो उसको फोर्सफुली खत्म कर दिया जाता है, या फिर वो जो है मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अचीव हो जाता है. इसका फोकस होता है सोशल चेंज पर. बिल्कुल. सोशल मूवमेंट है तो सोशल सोसाइटी के अंदर चेंज करने के लिए ही मूवमेंट चलाया जाता है, कुछ भी बदलाव करने के लिए. लॉन्ग टाइम और कम टाइम में खत्म हो सकता है, बिल्कुल खत्म हो सकता है, पहले भी बाद में भी. कितने प्रकार के सोशल मूवमेंट होते हैं? एनीबडी? टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट. फोकस ऑन सोशल. EMU R3. देखिए यहाँ पर निमोनिक्स बना करके याद किए जा रहे हैं. आप लोग भी इसी प्रकार से निमोनिक्स बना लीजिए, कुछ शॉर्ट ट्रिक बना करके, किसी के द्वारा शेयर किया गया है. 1 सेकंड, लेट मी चेक. हाँ, हिमानी मिश्रा के द्वारा ये शॉर्ट ट्रिक, या बोल सकते हैं निमोनिक्स EMU43. ओके. इसका मतलब क्या हुआ बताइए? एक्सप्रेसिव मूवमेंट. बिल्कुल. एक्सप्रेसिव मूवमेंट का मतलब क्या होता है? दूसरा है माइग्रेटरी मूवमेंट. एक्सप्रेस द प्रॉब्लम. बिल्कुल. प्रॉब्लम तो एक्सप्रेस करना ही है, लेकिन अलग तरीके से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से. ओके. कई तरीके से लोग जो है गाना गा करके, या जैसे प्रदर्शन करके,
कई तरीके से अपनी जो है प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। ओके, वो एक्सप्रेसिव मूवमेंट कहलाता है। अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करके उस तरीके से बताना, समझाना लोगों को। ओके, थ्रू डांस, बिल्कुल डांस हो सकता है, किसी प्रकार से गेस्चर पोस्चर करके, बात करके, कुछ नाटक करके, कुछ किसी प्रकार से लोगों को बताना, मूवमेंट चलाना, वो आपका कहलाता है एक्सप्रेसिव मूवमेंट। माइग्रेटरी मूवमेंट क्या होता है बताइए। और इथोपियन मूवमेंट हो गया, फोर्थ हो गया रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, डांडी मार्च माइग्रेटरी मूवमेंट होगा, रिलीजियस मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट हो गया, और रेजिस्टेंस मूवमेंट हो गया। ओके, ये आपके 6 मूवमेंट हो गए। EMUR3 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अभी एक एक करके बताइए। देखिए, एक्सप्रेस मूवमेंट तो मैंने बता ही दिया, जैसे कि हिप्पी मूवमेंट चलाया गया था जो, वो एक काइंड ऑफ एक एक्सप्रेस मूवमेंट था, जिसमें एक अलग टाइप का पोस्चर बना करके वो जो है एक्सप्रेस करते थे अपनी जो है उनकी जो प्रॉब्लम थी उसको एक्सप्रेस करते थे। उसका पिक्चर मैंने वैसे नोट्स में लगाया हुआ है, आप देख लेना। और जब गूगल पे सर्च करेंगे ना एक्सप्रेस मूवमेंट के बारे में, हिप्पी मूवमेंट के बारे में, तो एक्सप्रेस मूवमेंट में आपका इसी प्रकार का पोस्चर दिखाई देगा हर जगह। इज इट रिलेटेड टू द माइग्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी? बिल्कुल, माइग्रेटरी मूवमेंट इज काइंड ऑफ जैसे कि जो इस मूवमेंट था, जब एक कम्युनिटी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मूव करती है अपने बेहतर बेहतर फ्यूचर के लिए, जहाँ पर वो ऑलरेडी रह रहे होते हैं वहाँ पर किसी प्रकार का उनके अगेंस्ट में एक्सप्लोटेशन हो रहा होता है, तो मूव करते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह, माइग्रेट करते हैं। तो जो इजराइल जो बना बाद में, जो इस मूवमेंट था, वो इस प्रकार का माइग्रेटरी मूवमेंट हम बोल सकते हैं। और भी अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारी जगह से लोग मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो सभी के सभी मूवमेंट माइग्रेटिव मूवमेंट कहलाएंगे, जहाँ पर बहुत सारी संख्या जाती है, दो चार लोग नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल्स बहुत सारे लोग जाते हैं हजारों में। बिल्कुल, शेयर द पर्पस एंड होप फॉर द फ्यूचर। द मूवमेंट ऑफ जूइश टू इजराइल वाज द माइग्रेटरी सोशल मूवमेंट, करेक्ट है। थर्ड नंबर है यूटोपियन मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है? सभी लोग आंसर देंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी को आते होंगे इस प्रकार के मूवमेंट का मतलब क्या होता है।